चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अमेठी से हार के बाद स्मृति ईरानी का पोस्ट, बोली जोश अब भी हाई है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ी स्मृति ईरानी ने हार स्वीकार कर ली है। चुनाव हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वह आगे भी अमेठी के लोगों की सेवा करती रहेगी। भावुक अंदाज में स्मृति ईरानी ने कहा कि जीवन ऐसा है, 1 दशक से भी ज्यादा समय तक मैंने एक गांव से दूसरे गांव जाकर लोगों की सेवा की। मैंने लोगों की जिंदगी संवारने, उम्मीदों और आकांक्षाओं को सजोने बुनियादी ढांचे पर काम करने में अपना समय बिताया। मैंने सड़कें, नालियां, बाईपास, मेडिकल कॉलेज और भी बहुत कुछ बनवाने का काम किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि हार और जीत में मेरे साथ खड़े रहने वालों का मैं हमेशा आभारी रहूंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, रिजल्ट कह रहा देश मोदी शाह को नहीं चाहता। सवाल, जेडीयू टीडीपी को साथ लाएंगे क्या? जवाब, गठबंधन की बैठक में तय होगा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। लोकसभा की 543 सीटों पर जारी गिनती के बीच मंगलवार की देर शाम 5:30 बजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहन प्रियंका गांधी के साथ वे मुस्कुराते हुए पार्टी ऑफिस पहुंचे। उनके साथ मां सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश भी शामिल थे। राहुल ने मीडिया से 7 मिनट तक बातचीत की। उन्होंने लोकसभा के रिजल्ट और रुझान को लेकर कहा कि देश मोदी शाह को नहीं चाहता। यह लड़ाई संविधान को बचाने की थी। मैं सच बताऊं तो मेरे माइंड में था कि जब हमारा अकाउंट सीज किया गया, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, तब मेरे जहन में था कि जनता संविधान बचाने के लिए लड़ेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जेल में बंद अमृतपाल सिंह जीते, बीजेपी का हुआ सुपड़ा साफ। पंजाब का फाइनल नतीजा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर नतीजे आ गए थे। जेल में बंद अमृतपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव जीत लिया है। 7 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर अकाली दल और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। यहां बीजेपी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई है। यहां पर दोस्तों किसान आंदोलन का सीधा इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है। पंजाब के किसान सबसे ज्यादा बीजेपी से नाराज थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जिस राज्य में बीजेपी का खेल बिगड़ा, प्रधानमंत्री मोदी उस पर रहे खामोश। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जिस राज्य ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में उस पर खामोश रहे। दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के उन सभी राज्यों का जिक्र किया जहां बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली, लेकिन यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान पर वो कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने कहा कि इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद यह पहली बार है कि कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी हो। मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी सारी सीटें जीतने में सफल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने कांग्रेस को दुगनी सीटों पर पहुंचाया। 14 की उम्र में दादी, 21 की उम्र में पिता की हत्या। पप्पू के टेक से कैसे बने विपक्ष की मजबूत आवाज। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर इस वक्त है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को लगभग दुगनी सीटों पर पहुंचा दिया है। ऐसा करने वाले वह पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता बने हैं। दरअसल दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव नतीजों के मंगलवार दोपहर में ही ट्रेंड्स सामने आ गए थे। 303 से घटकर बीजेपी 240 सीटों पर पहुंच गई। कांग्रेस अपनी सीटें 52 से दुगनी करते हुए 100 सीटों के पार दिख रही थी। एनडीए के 400 पार के नारे के बीच यह एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। इन नतीजों में राहुल गांधी एक अहम किरदार बनकर उभरे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की कहानी भी बेहद दिलचस्प रही है। उन्होंने अपने बचपन में अपनी दादी को और जवानी में पिता की हत्या को होते हुए देखा, और साथ में जब वह राजनीति में आए तो उनको पप्पू का टेक भी दिया गया, लेकिन उन्होंने इन सब से पार पाते हुए कांग्रेस पार्टी को आज लगभग दुगनी सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केरल में बीजेपी की एंट्री, कर्नाटक में ब्रांड मोदी हुआ फेल, तमिलनाडु में डीएमके का गढ़ कायम, नहीं चला अन्ना मलाई का भी जादू। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लिए दक्षिण भारत से मिलीजुली खबर मिली। एक तरफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी ने बढ़िया प्रदर्शन किया और केरल में भी एंट्री कर ली, लेकिन कर्नाटक में उसे नुकसान हुआ और तमिलनाडु का दरवाजा इस बार भी उसके लिए बंद ही रहा। प्रधानमंत्री मोदी और अन्ना मलाई का जादू भी काम नहीं आया। केरल में भी बीजेपी चीफ के सुंदरन की वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ करीब 5 लाख वोटों से हार हुई है। कर्नाटक जो कभी बीजेपी का गढ़ था, वहां सीटें बढ़ने की बजाय इस बार घट गई। कर्नाटक में पहली बार बीजेपी जेडीएस ने अलायंस में लोकसभा चुनाव लड़ा था। बीजेपी को उम्मीद थी कि अलायंस के दम पर वो पूरी 28 सीटें जीतेगी, लेकिन सीटें बढ़ने के बजाय कम हो गई। यहां बीजेपी 26 से 18 सीट पर सिमट गई।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। रायबरेली या वायनाड, विपक्ष में या सरकार में रहेंगे? लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने हर एक सवाल का दिया जवाब। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने रायबरेली या वायनाड, विपक्ष में या सरकार में रहेंगे, हर एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा का हिसाब कर दिया है, देश ने मोदी को नकार दिया। यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं था, एक दल, एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, सीबीआई, ईडी और जुडिशरी के खिलाफ हम लड़े, क्योंकि इन संस्थाओं को मोदी और अमित शाह ने कैप्चर किया। राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई संविधान को बचाने की थी। जब इन लोगों ने हमारे बैंक अकाउंट कैंसिल किए, कई मुख्यमंत्री को जेल में डाला, तो मुझे यकीन हो गया था कि हिंदुस्तान की जनता इनके इस कदम को सफल नहीं होने देगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नतीजों के बाद कांग्रेस ने बुलाई इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मीटिंग, आगे की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई गई है। नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। स्पष्ट बहुमत तो बीजेपी को भी नहीं मिला है। अब दोस्तों आगे की रणनीति क्या रहती है, इसको लेकर इंडिया ब्लॉक ने अपने नेताओं की मीटिंग बुलाई है। बुधवार को संभवतः यह मीटिंग हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चांद के अंधेरे हिस्से से निकाली 2 kg मिट्टी, चीन का मून लैंडर धरती पर लौट रहा, कामयाब हुआ तो ऐसा करने वाला पहला देश होगा। जी हां दोस्तों, चीन ने पिछले महीने 3 मई को चांग E6 मून लैंडर लॉन्च किया था। अब इस मून लैंडर ने चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी निकालने में कामयाबी हासिल कर ली है। यह जानकारी चीनी स्पेस मिशन ने दी है। न्यूज एजेंसी अल जजीरा के मुताबिक चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से से मिट्टी का सैंपल लेने के लिए मून लैंडर में ड्रिल कर खोदने और फिर मलबे को उठाने की मैकेनिकल आर्म लगाई गई थी। चीन के अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि इस सैंपल के विश्लेषण से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को चंद्रमा, पृथ्वी और सौरमंडल के बनने और उनका विकास होने से जुड़े सुराग मिल पाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 100% फ्रूट जूस के दावों को लेबल और विज्ञापन से हटाए, FSSAI का फूड कंपनियों को निर्देश। कहा फ्रूट जूस की गलत तरीके से मार्केटिंग कर रही है कंपनियां। जी हां दोस्तों, FSSAI ने सभी फूड कंपनियों को अपने फ्रूट जूस के लेबल और विज्ञापनों से 100% फ्रूट जूस के दावे को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने सोमवार को बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। इतना ही नहीं, FSSAI ने सभी फूड कंपनियों को अपने मौजूदा प्री प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल्स को 1 सितंबर 2024 से पहले खत्म करने का भी निर्देश दिया है। दोस्तों FSSAI ने आगे कहा कि जांच के बाद फूड रेगुलेटर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018 के अनुसार 100% दावा करने का कोई प्रावधान नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आज सोने चांदी की कीमतों में तेजी। सोना 751 रुपए महंगा होकर 72,527 रुपए पर पहुंचा। चांदी 1000 रुपए से ज्यादा चढ़ी। जी हां दोस्तों, चुनावी नतीजे वाले दिन सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 751 रुपए महंगा होकर 72,527 रुपए पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो आज 1 किलोग्राम चांदी 1069 रुपए महंगी होकर 91,286 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। इससे पहले 3 जून को चांदी 90,217 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। दोस्तों एक तरफ जहां शेयर बाजार चुनावी नतीजों के बाद जमकर टूटा, तो वहीं दूसरी ओर सोने चांदी की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दलजीत कौर के खिलाफ लीगल एक्शन। पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था, लीगल नोटिस के साथ जवाब मिला, सामान ले जाओ वरना दान कर देंगे। जी हां दोस्तों, दलजीत कौर और केन्या बेस्ड बिजनेस निखिल पटेल की शादी 8 महीने में ही टूट गई। हाल ही में एक्ट्रेस ने पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में पति ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक्ट्रेस जल्द से जल्द केन्या से अपना सामान ले आए वरना उनका सामान दान कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों दलजीत ने तलाक की खबरों के बीच इंस्टाग्राम में एक स्टोरी पोस्ट कर पति पर संगीन आरोप लगाया था। इसके बाद निखिल की लीगल टीम ने उन्हें एक लीगल नोटिस भेजा। हाल ही में ई-टाइम से बातचीत के दौरान निखिल ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दुनिया का एक आम नागरिक होने के नाते यह देखना बेहद डिस्टर्बिंग है कि भारत और ग्लोबली ऑनलाइन प्रोटेक्शन के कानून कितने अलग हैं। अक्सर इनका फायदा वो लोग उठाते हैं जो लापरवाह रवैये से मासूम बच्चों को रिस्क में डालकर घटिया मीडिया अटेंशन चाहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चुनाव नतीजों पर वर्ल्ड मीडिया। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा मोदी पहली बार बहुमत से चूके। अल जजीरा ने लिखा जीते तो भी पीठ नहीं थपथपा पाएंगे। जी हां दोस्तों, भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती खत्म हो गई। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नतीजों को न सिर्फ देश के लोग बल्कि पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही थी। न्यूयॉर्क के यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर ब्रिटेन का BBC लाइव कवरेज कर रहा था। दरअसल
दरअसल दोस्तों बात करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने नतीजों को प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर रेफरेंडम बताया। टाइम्स के मुताबिक काफी हद तक नरेंद्र मोदी को तीसरा टर्म मिलेगा। भारत में नए बने विपक्षी गठबंधन ने मोदी की बंटवारे की राजनीति के खिलाफ वोट मांगा, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया है। इसके अलावा दोस्तों ली मोड ने लिखा है कि 73 साल के नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में रह सकते हैं, हालांकि उन्हें इस बार मैंडेट चेतावनी के साथ मिला है। मोदी ने जनता से अपनी पार्टी के लिए 370 और अपने गठबंधन के लिए 400 वोट मांगे थे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा दोस्तों अल जजीरा ने लिखा कि पीएम मोदी की बीजेपी और एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। चुनौती देने के लिए बनाया गया गठबंधन इंडिया उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। नतीजों में एक कड़ा मैसेज छिपा है, वो ये है कि मोदी फिर से सत्ता में आने के बाद अपनी कितनी भी पीठ थपथपा ले, लेकिन वो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को छिपा नहीं सकते। वहीं दोस्तों बीबीसी ने भी लोकसभा चुनाव 2024 को कवर किया है।